2 मिनट में ज़िंदगी नहीं बदलती मेरे दोस्त, 2 मिनट में ज़िंदगी नहीं बदलती मेरे दोस्त, 2 मिनट में सोच कर लिया गया डिसीजन आपकी ज़िंदगी को बदल देता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स में। जैसा कि मेरी प्रत्येक दिन सुपर 10 की क्लास आ रही है, अब मेरी सुपर 10 दहाड़ सीरीज के नाम से आपकी क्लास आ रही है। ठीक है, देखो बच्चे क्या करते हैं यार, बड़े बड़े चैनल के बड़े बड़े सब्सक्राइबर देखते हैं, अरे उनके तो इतने सब्सक्राइबर है, उनके इतने बच्चे पढ़े हैं। ठीक है, हम भी उन्हीं से पढ़ेंगे। ठीक है, आप सभी लोग अच्छा है बड़े बड़े सब्सक्राइबर चैनल से पढ़ो। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको जो कंटेंट मिलने वाला है, जो तरीके मिलने वाले हैं, ठीक है, बिल्कुल आप लोग मेरे सब्सक्राइबर अब जाइएगा। ठीक है, मेरे सब्सक्राइबर पर मत जाइएगा, यहाँ पर आपको वो कंटेंट मिलेगा। ठीक है, आप लोग एग्जाम में झंडे गाड़ करके आओगे। ठीक है, झंडे गाड़ करके आओगे। जो प्रत्येक दिन मेरी सुपर 10 की क्लास ले रहा है, सुपर 10 क्लास में अपना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, तो वहाँ पर 100% अच्छा परफॉर्मेंस कर करके आएगा। जैसे कि देखो, आज की क्लास का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, यदि इतनी संख्या इसके 9 से पूर्णतः विभाज्य है तो ए के स्थान पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी। ए के स्थान पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी। देखो, 9 से डिविजिबिलिटी का रूल मैंने आपको बताया था कि 9 से डिविजिबिलिटी का रूल मैंने आपको बताया था कि यानी सभी नंबर्स का योग क्या होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं उनका सभी का योग 9 से डिविजिबल होना चाहिए। देखो 4 8, यहाँ पर 1 a और यहाँ पर 6 7 और 3, ये हमारा क्या होना चाहिए, अंकों का सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, जैसे कि दिया हुआ है, तो ए के स्थान पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, अंकों का सम। देखो, जब भी 9 से डिविजिबल करने को आए, यहाँ पर आपसे क्या कराया जाता है, पूरे सभी अंकों का योग निकलवाया जाता है। 8 4 12 1 13, 13 और 6 19, 19 7 26, 26 3 29। ठीक है, उसके बाद अब 9 से डिविजिबल करते हो, तो इस तरीके से 9 से डिविजिबल ना करा करो। जैसे कि देखो, यहाँ पर 8 1 9 बना, हमने काट दिया। 6 और 3 9 बने, हमने काट दिए। ठीक है, यहाँ पर 7 4 11 हो रहे हैं। ठीक है, 7 ये काटा, इसका मैंने इससे 2 ले लिया। ठीक है, 7 2 9, इसका 2 यानी बच गया। ठीक है, इसका 2 बच गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी कट गया। अब यहाँ पर देखो क्या बचा, हमारा ये 2 बचा और हमारा ये ए बचा। ये 2 बचा और ये ए बचा। ए के स्थान पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या हम क्या लेंगे, ए के स्थान पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या हम यहाँ पर 7 लेंगे। तभी देखो यहाँ पर 7 और +2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 7 और +2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तभी हमारी संख्या 9 से डिविजिबल हो जाएगी। तो ए = 7 लेंगे, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर देखो, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, सीआई का क्वेश्चन है। दोस्तों आज की सुपर 10 की सीरीज में वाकई में आपको एक अलग मजा आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया और सिलेक्टेड ऐसे क्वेश्चन लेकर के आया हूँ बिल्कुल, क्योंकि आज तक की जो मैं सुपर 10 ले रहा था वहाँ पर आपको काफ़ी इजी लेवल पर आप मेरी सुपर 10 देख रहे थे, लेकिन आज आपको हर लेवल का यहाँ पर क्वेश्चन दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पर देखो दिया हुआ है, रूपम एक बैंक से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार लेता है, कितने समय बाद चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन का 21% हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन का 21% हो जाएगा। मैं यहाँ पर देखो प्रिंसिपल को मान लेता हूँ। प्रिंसिपल हमारा कितना है, 100 है। प्रिंसिपल हमारा यहाँ पर कितना है, 100 है। और कह रहे हैं कितने समय बाद चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन का 21% हो जाएगा। अगर हम 100 का 21% निकालें तो भैया 21 ही आएगा। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर 21% हो जाएगा। तो ए = कितना कह रहे हैं हो जाएगा, ए = हो जाएगा, देखो चक्रवृद्धि ब्याज हम निकालेंगे, 100 का 21% तो 21 आएगा। तो हमारा यहाँ पर मिश्रधन कितना हो जाएगा, 21 इसमें ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। और चक्रवृद्धि ब्याज में हमें एक प्यारा सा तरीका, प्यारा सा रेशियो बताया जाता है मिश्रधन और हमारे, ठीक है, प्रिंसिपल और मिश्रधन का। ठीक है, मूलधन और मिश्रधन का हमें यहाँ पर रेशियो बताया जाता है। तो मूलधन देखो हमारा कितना है, 100 है, और मिश्रधन हमारा कितना है, 1:1 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ऐसे क्वेश्चन आपको ऐसे ही नज़र आने लगते हैं, कुछ भी यहाँ पर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपसे कहता हूँ जब भी चक्रवृद्धि ब्याज का 2 वर्ष का क्वेश्चन है तो उस संख्या का वर्ग कर दिया जाता है, 3 वर्ष का क्वेश्चन है तो उस संख्या का घन कर दिया जाता है। ऐसे क्वेश्चन में विदाउट टाइम लॉस के आप लोग देखना, ये देखो जो हमारा मूलधन और मिश्रधन का रेशियो लिखा हुआ है। अब ये देखो अपने आप में ये किसी संख्या के वर्ग दिखाई दे रहे हैं, वर्ग दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये वर्ग दिखाई दे रहे हैं, ये 10 और 11 थे, 10 और 11 थे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर ये कितना दिखाई दे रहे हैं, वर्ग दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा रेशियो क्या बन जाएगा, 10 और 11 का बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 100% ये 2 ईयर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, टाइम क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या किया है, वर्गमूल किया है, तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा, 2 ईयर। टाइम क्या हो जाएगा, 2 ईयर विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 3 सीआई का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 सीआई का क्वेश्चन है, यदि दूसरे वर्ष के लिए अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 240 रुपये है और लागू ब्याज की दर 20% प्रति वर्ष है, तो निवेश किया गया कुल मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ पर सीआई के जितने भी क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं आपको डिटेल के साथ बता दिया करूँगा, इसी में 1-2 टाइप में आपको बता दिया करूँगा, जिससे कि आपका सीआई का काफ़ी कुछ पैटर्न यहाँ पर क्लियर हो जाए।
और मैं सीआई की एक क्लास भी बहुत जल्द लेकर के आने वाला हूँ, क्योंकि मेरे एक दोस्त ने कमेंट किया था कि सर सीआई की एक क्लास लेकर के आइए। ठीक है, तो मैं उनके अनुसार एक सीआई की क्लास भी बहुत ही जल्द आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखो जैसे कि दिया हुआ है, यदि दूसरे वर्ष के लिए अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज। अब यहाँ पर देखो ऐसे क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा डाउट होता है अगर आपका चक्रवृद्धि ब्याज आप लोगों ने सही से नहीं पढ़ा है, क्योंकि यहाँ पर देखो दिया हुआ है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज नहीं दिया हुआ है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है और लागू ब्याज की दर 20% प्रतिवर्ष है। तो निवेश किया गया कुल मूलधन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखो जो मैं तरीका आपको बताऊंगा, जब मैं सीआई की क्लास लेकर के आऊँगा तो इस तरीके का मैं पूरा विधिवत आपको समझाऊंगा। यहाँ पर मैं बहुत कुछ इस तरीके के बारे में समझा नहीं सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखो मुझे सुपर 10 क्वेश्चन कराना है। सुपर 10 में नहीं तो एक ही क्वेश्चन में मेरा 9 मिनट का अगर टाइम लग जाएगा तो फिर यहाँ पर क्लास बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर आपको तरीका बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी अगर समझ में थोड़ा सा कम आए तो बिल्कुल परेशान मत होना, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द आपके लिए सीआई की एक क्लास लेकर के आने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, दर हमारी देखो जब भी आपकी ऐसे क्वेश्चन में दर दी हो, दर के साथ पूरा गेम खेल जाना। ठीक है, दर के साथ पूरा गेम खेल जाना, क्योंकि दर देखो यहाँ पर R = 20% दी हुई है। इसका हम फ्रैक्शन मान निकालेंगे, कितना आएगा 1/5 आएगा। 1/5 आएगा, इसको हम उलट देंगे, उल्टेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5। इसको मान लेंगे A। ठीक है, कोई वैल्यू A मान लो, X मान लो, K मान लो। ठीक है, A बराबर हमारा कितना हो गया 5। ठीक है, A बराबर हमारा कितना हो गया 5। अगर यहाँ पर हम A का स्क्वायर करें तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। A का स्क्वायर करें तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। आप कहोगे सर आपने ये A का स्क्वायर क्यों किया है, तो A के स्क्वायर से देखो यहाँ पर मैंने क्या निकाला है, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 वर्ष का क्वेश्चन है। अगर 2 वर्ष का क्वेश्चन है तो स्क्वायर करना, 3 वर्ष का क्वेश्चन है तो क्यूब करना। क्योंकि देखो आपको रेशियो में भी बताया जाता है, जब भी यहाँ पर प्रिंसिपल और मिश्रधन का रेशियो निकलवाया जाता है, 2 वर्ष का वहाँ पर क्वेश्चन हो तो वर्क कराया जाता है और 3 वर्ष का क्वेश्चन हो तो क्यूब कराया जाता है। तो यहाँ पर इतना आपको डाउट नहीं हो रहा होगा कि यहाँ पर आपने सर स्क्वायर क्यों किया है। स्क्वायर मैंने इसलिए किया है, अब ये मेरा मूलधन प्राप्त हो गया। मूलधन हमारा कितना है 25 है। मूलधन हमारा ये प्राप्त हो चुका है कि मूलधन हमारे अकॉर्डिंग 25 है। अभी मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखूंगा क्या होगा। ठीक है, तो मूलधन हमारा यहाँ पर 25 हो चुका है। अब यहाँ पर आपको दूसरे वर्ष का ब्याज दे रखा है। अगर दूसरे वर्ष का ब्याज हमको हमारे अकॉर्डिंग पता चल जाए तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बराबर कर देंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर अपना हम मूलधन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा। आप यहाँ पर एक प्यारी सी लाइन याद करनी होगी, वो यहाँ पर देखो मैं लिखा रहा हूं। जब भी 2 वर्ष का क्वेश्चन हो आप क्या लिखोगे A1। 2 वर्ष का क्वेश्चन हो A1 लिखना। ये बहुत ही बढ़िया और प्यारा सा मैं आपको कोड लिखा रहा हूं। ठीक है, सेकंडों में ऐसे क्वेश्चन के आंसर आएंगे, नहीं तो आप काफी ऐसे क्वेश्चनों में परेशान हो जाओगे। यहां पर देखो ये आपका 2 ईयर के लिए, ये आपका कोड 2 ईयर के लिए है और मैं एक कोड आपको मैं 3 ईयर का भी देखो इधर बता दूं। ये कोड हमारा 3 ईयर के लिए है। ठीक है, A स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा A, यहाँ पर देखो A और यहाँ पर हो जाएगा 1। ये होता है 3 ईयर का। ये किसका होता है 3 ईयर का होता है। ठीक है, ये दोनों कोड बहुत ही प्यारे से कोड हैं। आपको थोड़ा सा यहाँ पर लग रहा होगा कि यहाँ पर ऐसे कोड कैसे सर हम याद करें यहाँ पर, लेकिन देखो ये दोनों कोड याद करने के बाद सीआई में आपकी 50% समस्या समाप्त हो जाती है। सीआई के क्वेश्चनों की 50% समस्या केवल इन 2 कोड से आपकी समाप्त हो जाएगी। तो क्यों ना हम ऐसे कोडों को बिल्कुल तैयार कर लें। अब यहाँ पर देखो इस कोड की मदद से अब हम कैसे क्वेश्चन को लगाएं, ये तो मैंने 3 ईयर का आपको बता दिया। इसका कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन में जो मैंने 3 ईयर का बताया। ठीक है, 3 ईयर का आगे जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये कोड लगाना। यहां पर देखो 2 ईयर का ये कोड होता है AA1 है। अब यहां पर देखो आपसे क्या कहा गया है, एक बात मैं आपको और बता दूं, ये जो आपका पहले A लिखा हुआ है ये आपका फर्स्ट ईयर का है। ये जो पहले A लिखा हुआ है ये फर्स्ट ईयर का ब्याज है और ये जो आपका लिखा हुआ है ये भैया सेकेंड ईयर का ब्याज है। ये फर्स्ट ईयर का पूरा ब्याज है और ये जो हमारी सेकेंड वाली लाइन है ये पूरा हमारा सेकेंड ईयर का ब्याज है। उसी तरीके से इसमें 3 ईयर में भी ये हमारा फर्स्ट ईयर का ब्याज है, ये हमारा सेकेंड ईयर का ब्याज है और ये हमारा थर्ड ईयर का ब्याज है। ये अलग अलग ब्याज पूरे दिए हुए हैं। अब यहाँ पर देखो A का मान कितना था 5 था, A का मान 5 था, तो यहाँ पर देखो आपका आ चुका है 5, 5 और 1। ठीक है, और सेकेंड ईयर का ब्याज हमारे अकॉर्डिंग 5 + 1 कितना है 6, हमारे अकॉर्डिंग 6 है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 240 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 240। 1 मिनट आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा।
हमारे अकॉर्डिंग 6 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 240 है, तो 1 बराबर हो जाएगा 6 चक्को 24, 1 बराबर हो जाएगा 40 के, 1 बराबर 40 के हो जाएगा। तो निवेश किया गया कुल मूलधन ज्ञात कीजिए। अब कुल मूलधन हमारे अकॉर्डिंग तो भैया ये देखो मैंने 25 माना था, ठीक है, लेकिन 1 बराबर 40 की वैल्यू आ गई है, तो हमें 25 की वैल्यू निकालने में क्या परेशानी है, ठीक है। 25 तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यहाँ पर 0 और 25 चक्को कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर देखो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, माध्यिका का क्वेश्चन है। देखो मैंने कहा था मैं आपको अपनी सुपर 10 की क्लास में वो क्वेश्चन लेकर आऊंगा, बिल्कुल आपको हलवा खिलाने यहाँ पर नहीं आया हूँ। आज के क्वेश्चनों को हार्ड नहीं कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा अच्छे लेवल के और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर देखो इजी लेवल क्वेश्चन क्या होते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन है, देखते ही आंसर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आज के क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पर देखो दिया हुआ है, देखो माध्यिका के आपके 2 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, जहाँ पर नंबरों की संख्या क्या हो, इवन हो, ठीक है, नंबरों की संख्या जहाँ पर इवन हो और जहाँ पर नंबरों की संख्या क्या हो, ऑड हो। जैसे कि यहाँ पर देखो दिया हुआ है 60, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80। यहाँ पर सबसे पहला तो एक बहुत ही प्यारा सा काम दिया हुआ है, जो यहाँ पर आपको आरोही क्रम में नहीं लिखना पड़ा। सभी नंबर ऑलरेडी आरोही क्रम में सभी देखो पहले से ही लिखे हुए हैं, तो सबसे पहली मदद तो आपकी यही हो गई। अब यहाँ पर देखो माध्यिका निकालने के लिए आपको नंबर की संख्या की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हम नंबरों को काउंट करेंगे, यहाँ पर कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, यहाँ पर 8 नंबर है। देखो आपसे क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है कि आंकड़ों में से एक प्रेक्षण 70 को हटा दिया जाता है तो माध्यिका में कितनी वृद्धि होगी। पहले मैं टोटल नंबर्स की माध्यिका निकाल लूँ, उसके बाद 70 को हटा करके माध्यिका निकाल लूँगा, फिर वहाँ पर कितनी वृद्धि होती है वो मैं बता दूंगा। अब देखो यहाँ पर टोटल नंबर्स हमारे कितने हैं, टोटल नंबर्स हमारे 8 हैं, ठीक है। माध्यिका का फार्मूला होता है जब भी नंबरों की संख्या जब सम हो, ठीक है, नंबरों की संख्या जब इवन हो, तो हमारा माध्यिका का फार्मूला होता है n/2वें पद का मान प्लस n/2 + 1वें पद का मान अपान 2। देखो यहाँ पर लिख दूँ जिससे किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना रहे, n/2वें पद का मान प्लस n/2 + 1, n/2 + 1 यहाँ पर वे पद का मान, ठीक है, अपॉन यहाँ पर कितना आएगा, 2 आएगा, अपॉन कितना आएगा, 2 आएगा। अब देखो यहाँ पर n का मान भैया 8 दिया हुआ है, तो 8/2 यहाँ पर 4वें पद का मान, 4वें पद का मान, और यहाँ पर प्लस n/2 यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 और प्लस 1 यहाँ पर 5वें पद का मान, ठीक है, 5वें पद का मान और अपान 2। अब देखो यहाँ पर नंबर ऑलरेडी आरोही क्रम में पहले से लिखे हुए हैं। यहाँ पर हमारा चौथा पद कौन सा है, 1 2 3 4, ठीक है, 72, और उसके बाद यहाँ पर 5वां पद हमारा कौन सा है, 74 और अपॉन 2, ठीक है, अपॉन 2 करोगे, यहाँ पर इनको जोड़ करके कितना कर दोगे, 2 से भाग करोगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, जोड़ करके 2 से भाग करोगे 73 आ जाएगा, ठीक है, 73 आ जाएगा। अब आपको देखो यहाँ पर क्या करना है कि अगर 70 को भैया हटा दिया जाए, कह रहे हैं 70 को हटा दो तो माध्यिका में, तो यहाँ पर अगर 70 को हटा दो तो यहाँ पर माध्यिका में कितनी वृद्धि होगी। तो अब देखो यहाँ पर मैं 70 को हटा देता हूँ, यहाँ पर मैं 70 को इंक्लूड नहीं करूँगा। जैसे कि जब 70 को इंक्लूड नहीं करूँगा तो हमारे नंबर्स कितने बचेंगे, नंबर्स हमारा 1 कम हो जाएगा, नंबर्स हमारे कितने बचेंगे, केवल 7, केवल हमारे 7 नंबर बचेंगे। तो हमारे विषम नंबरों के लिए माध्यिका क्या होती है, n+1/2वें पद का मान, n+1, यहाँ पर n प्लस ये नहीं करना 1, ये वाला 1 सम के लिए है। यहाँ पर इस तरीके से देखो n+1/2वें पद का मान, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 1 8 और चौथे पद का मान, ठीक है, 4वें पद का मान, चौथा पद हमारा कौन सा है, 1 2 70 को मैंने हटा दिया, इंक्लूड नहीं करेंगे, 1 2 3 4, चौथे पद का मान हमारा 74 है, चौथे पद का मान भैया मेरे 74 है, ठीक है। तो अब हमारी जो माध्यिका निकल करके आई है, मीडियन जो हमारी अब निकल करके आई है वो 74 निकल करके आई है, और पहले हमारी 73 मीडियन थी। तो यहाँ पर कितनी वृद्धि हुई है, तो भैया 74 में 73 घटा दोगे तो यहाँ पर 1 की वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है, 1 की वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर देखो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी निश्चित मूलधन का साधारण ब्याज उसके मूलधन के 16/25 गुना है। यदि ब्याज की दर और समय दोनों बराबर हो तो ब्याज की दर और समय ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर ये कॉमन सा क्वेश्चन है, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं आपको एक तरीका बता दूंगा, जब भी यहाँ पर दिया हो कि साधारण ब्याज उसके मूलधन का, साधारण ब्याज, ऐसा क्वेश्चन तो देखो आप आंख बंद करके ही लगाओगे।
साधारण ब्याज उसके मूलधन का 16/25 गुना है। 16/25 गुना जब भी इस तरीके से लिखा हो तो यहाँ पर आप एक बात गौर करना, एक बात वो गौर करना, ये जो दोनों नंबर्स होंगे ये किसी नंबर्स के वर्ग लिखे होंगे। वाकई में देखो ये किसी नंबर्स के वर्ग लिखे होंगे, ये 4 का वर्ग और ये 5 का वर्ग है। तो इसके लिए यहाँ पर एक डायरेक्ट सा मैं आपको तरीका बता दूं, यहाँ पर आपको डायरेक्ट तरीका बताया जाता है, √a/b इंटू 10 किया जाता है, √a/b इंटू 10 किया जाता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर a/b गुना है। जब भी आपको दिया हो कि कोई वहाँ पर साधारण ब्याज उसके मूलधन का a/b गुना हो, a/b गुना हो, तो यहाँ पर a/b को रूट में बंद करके बाहर 10 से गुणा करा देना। तो a/b का मान कितना आ जाएगा, देखो 4/5 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 16/25 है, रूट से बाहर निकालोगे तो 4/5 इंटू 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो 5 दूनी 10, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर भैया 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये क्या आपकी निकल करके आ गई, दर निकल करके आ गई, ठीक है। यहाँ पर लेकिन ऐसे क्वेश्चन में एक बात आपको और गौर करनी होती है, यदि ब्याज की दर और समय दोनों बराबर हो। ये फार्मूला तभी लगेगा यदि ब्याज की दर और समय दोनों बराबर हो, यानी कि टाइम और हमारा क्या है, दर, आर, दोनों के मान क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर आपकी ये दर कितनी निकल करके आई है, 8%। अब टाइम और दर भैया दोनों बराबर ही है, क्या टाइम आप अलग से निकालोगे, तो यहाँ पर टाइम भी आपका 8 ईयर हो जाएगा और रेट भी आपकी 8% हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है टाइम और रेट आपके बराबर हैं। टाइम और रेट बराबर है तभी आप ये वाला फार्मूला लगा सकते हो, जो आपका a/b गुना में दिया हो उसको रूट में बंद करके बाहर 10 से मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पर आप कहोगे सर आप हर क्वेश्चन में केवल फार्मूले पे फार्मूले बताए जा रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं, आप फार्मूला मत याद करो, मैं यहाँ पर आपको तरीका बता दे रहा हूँ कि विदाउट फार्मूले के क्वेश्चन कैसे हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखो दिया हुआ है, किसी निश्चित मूलधन का साधारण ब्याज उसके मूलधन से 16/25 गुना है। अब यहाँ पर देखो ऐसे क्वेश्चन में मूलधन क्या मानोगे, मूलधन आप ऐसी वैल्यू मान लो जो उससे डिवाइड हो जाए। मूलधन आप मान लेना 25, ठीक है, मूलधन आप 25 मान लेना, और साधारण ब्याज जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है वो इससे 16/25, जब 25 का 16/25 गुना करोगे तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, 16 आएगा, ठीक है। यदि ब्याज की दर और समय दोनों बराबर हो, ब्याज की दर और समय दोनों बराबर हो, तो ब्याज की दर और समय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो सिंपल इंटरेस्ट आपको एक प्यारा सा फार्मूला बताया गया होगा। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय, मूलधन इंटू दर इंटू समय और बटे 100। ये आपको प्यारा सा फार्मूला बताया गया है भैया, आप इससे नहीं लगाना चाहते हो तो लगा लेना। ये देखो मैंने आपको सिर्फ और यहाँ पर समझने के लिए √a/b मैंने कहा था, जब भी ऐसी यहाँ पर वैल्यू आपको दिखाई दे, यहाँ पर ये नंबर्स किसी नंबर्स के वर्ग लिखे होते हैं, तुरंत इनको आप क्या करोगे, 4/5 यहाँ पर लिखोगे और इंटू 10 करा दोगे, आपका आंसर 8% विल बी राइट आंसर हो जाएगा। लगभग 4 से 5 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन अगर आप ज्यादा टाइम देना चाहते हो, आपके पास बहुत टाइम है, तो आप किसी भी तरीके से लगा सकते हो। यहाँ पर देखो सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना है भैया, 16 है, सिंपल इंटरेस्ट 16 है, और यहाँ पर मूलधन प्रिंसिपल आपका दिया हुआ है 25, और कह रहे हैं जो आपकी दर, जो आपकी रेट है वो टाइम के बराबर है दर, यानी कि R=T क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है, R=T क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर चाहे R के स्थान पर हम T लिख लें, चाहे T के स्थान पर R लिख लें, एक ही बात यहाँ पर हम कर लेते हैं, चाहे R को T बना ले, चाहे T को R बना ले। तो यहाँ पर मैं T को R बना ले रहा हूँ और बटे यहाँ पर 100 कर लूंगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस कम है, मैं देखो यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाई दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25। तो देखो यहाँ पर मैं इसको काट दूँ, 25 चक्को 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, R² आ जाएगा, R² आ जाएगा। अब यहाँ पर R² = 16 × 4 हो जाएगा, 16 × 4 हो जाएगा। तो भैया R का मान निकालने के लिए ये कितने का वर्ग होता है, 4 का, ये कितने का होता है, 2 का, तो ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। कितने का वर्गमूल होता है, तो यहाँ पर ये कितने आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो 8% मैंने पहले भी निकाला था और 8% आपकी ये भी आ गई, और दर R और T बराबर है, तो टाइम भी हमारा कितना हो जाएगा, 8 ईयर हो जाएगा यहाँ के अकॉर्डिंग, ठीक है। जिसको जो तरीका अच्छा लगा हो वो अपना कवर कर लेना। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का, बहुत ही बढ़िया और प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए से बी तक जाता है और बी से ए तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। पूरी यात्रा में 14 घंटे लगते हैं। तो किलोमीटर में ए और बी के बीच की दूरी, आपको ए और बी के बीच की डिस्टेंस आपको बतानी है।
तो यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए से बी तक जाता है। कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, मान लेता हूँ एक्स है भैया, वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहे हैं, ठीक है। दूसरे व्यक्ति हैं बी से ए तक की 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रहे हैं, ठीक है। बी से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो वापस आते हैं, ठीक है। वही व्यक्ति हैं जो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हैं और वही व्यक्ति हैं यहाँ पर बी से ए वापस आते हैं 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। अब यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, पूरी यात्रा में 14 घंटे लगे, पूरी यात्रा में कितने घंटे लगे, 14 घंटे लगे। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, आप कॉमन से तरीके से क्वेश्चन को लगा सकते हो, ठीक है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, समय बराबर क्या होता है भैया, दूरी बटे चाल, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम आपको कितना लगा है, 14 घंटे लगे हैं, ठीक है। देखो आपकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन आपको डिस्टेंस नहीं पता। डिस्टेंस देखो मैं क्या मान लेता हूँ, डिस्टेंस आपकी मैं के मान लेता हूँ, ठीक है। दूरी क्या है, के है, ठीक है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, के दूरी 40 की स्पीड से तय कर रहे हो, उसके बाद वही के दूरी आप क्या कर रहे हो, 30 की स्पीड से तय कर रहे हो, ठीक है, 30 की स्पीड से तय कर रहे हो। तो यहाँ पर टोटल आपको टाइम कितना लगा, 14 घंटा लगा। यहाँ पर देखो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। इससे आपका जो टाइम लगा होगा, इससे आपका जो टाइम, इससे क्या निकलेगा टाइम, इससे क्या निकलेगा टाइम, दोनों का सम कितना निकलेगा 14, ठीक है, दोनों का सम। तो यहाँ पर देखो 14 जो हमारा बराबर हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। एलसीएम आपका 120 हो जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3K आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4K आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा हमारा 4 3 7K, 7K और बटे 120 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 7 से यहाँ पर काट देंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो K का मान कितना आ गया, K का मान यहाँ पर कितना आ गया, 240, K का मान कितना आ गया, 240। अब देखो आपसे पूछा क्या गया है, ए और बी के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी भैया हमने के मानी थी तो वो हमारी निकल करके आ गई है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे कि देखो मैंने आपसे पहले भी बता दिया है कि मैंने आज की क्लास जो ली है बहुत ही बढ़िया और सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। थोड़ा सा मॉडल लेवल के क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके क्वेश्चन देख करके सॉल्व होने वाले नहीं है। जैसा कि यहाँ पर देखो दिया हुआ है, जीवन ने अपने कमरे की एक दीवार को स्वयं द्वारा ली गई तस्वीरों से भर दिया है, स्वयं द्वारा ली गई तस्वीरों से भर दिया है। एक तस्वीर का आकार 21 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है। जैसे कि आपकी जो तस्वीर है 21 सेंटीमीटर लंबी है और 18 सेंटीमीटर चौड़ी है। यदि इन 6 तस्वीरों का उपयोग करता है तो दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा। अरे भैया प्यारा सा क्वेश्चन है। एक तस्वीर की यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, 21 और 18 है, ठीक है। लंबाई आप 21 मान सकते हो और चौड़ाई आपकी 18 है। तो 6 तस्वीरों के लिए 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो इसमें कौन सी यार बहुत बड़ी तोप है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल आपको एरिया निकालना है। तो एक तस्वीर का एरिया, ठीक है, एक तस्वीर का जो आपका एरिया निकल करके आएगा वो कितना निकल के आएगा, तो वो 21/18 की आपकी तस्वीर है तो उसका हम आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, उसका हम आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। तो देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 18 एकम 18 आएगा, 18 दूना 36, 36 और एक कितना होता है 37 होता है, 378 होता है। यदि वह 6 तस्वीरों का उपयोग करता है तो एक तस्वीर के लिए भैया 378 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना, हाँ, 378 वर्ग सेंटीमीटर का एरिया एक तस्वीर हमारी घेर रही है। तो 6 तस्वीरें भैया 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे। यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, 8 छंगे यहाँ पर 48 होता है, 4 बचे यहाँ पर 7 छंग 42 होता है, 42 और 4 कितना होता है 46 और 36 18, 18 और 4 कितना होता है 22 होता है, ठीक है। 2268, 2268 ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ पर देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है मेंसुरेशन का, ये भी क्वेश्चन है। देखो मेंसुरेशन की आपका एग्जाम में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 100% 2 क्वेश्चन तो वहाँ पर देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 18-15 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसके आधार और संगत ऊंचाई का अनुपात 5:6 है, तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। देखो कुछ भी नहीं है यार, त्रिभुज की हमें आधार और ऊंचाई पता है, ठीक है, त्रिभुज की हमें आधार और ऊंचाई रेशियो में पता है। तो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि रियल में कितनी है त्रिभुज की ऊंचाई। तो त्रिभुज का देखो क्षेत्रफल हम आधार और ऊंचाई से निकालते हैं। देखो त्रिभुज का एरिया क्या होता है, त्रिभुज का एरिया क्या होता है, त्रिभुज का जो हमारा एरिया होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2, ठीक है, 1/2 आधार
और गुणित यहाँ पर क्या होती है, ऊंचाई होती है। 1/2 आधार और गुणित यहाँ पर ऊंचाई होती है। अब देखो 1/2 आधार हमें पता है, आधार हमारा कितना दिया हुआ है 5, ये देखो रेशियो में। और जब भी देखो रेशियो में दिया हो उसको आप क्लियरली मत मानना। आप लोग जब क्वेश्चन को लगाने बैठते हो ना, जल्दी जल्दी के चक्कर में वहाँ पर आप 5 ही मान लेते हो, 5 लिख देते हो, इंटू 6 लिख देते हो। ये लेकिन बहुत बड़ी गलती होती है। तो यहाँ पर देखो रेशियो में क्योंकि वैल्यू हमारी क्लियर नहीं होती तो इसको हम 5K मानेंगे और इसको हम यहाँ मानेंगे 6K मानेंगे, ठीक है। और हमारा यहाँ पर देखो क्षेत्रफल 18-15 ऑलरेडी दिया हुआ है, 18-15 दिया हुआ है। तो 18-15 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 2 से काट देंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 2 से काट देंगे 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो हमारा कितना आ चुका है, यहाँ पर 15 और यहाँ पर k² आ चुका है। अब हम k² का मान निकालेंगे और 18-15 में 15 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर 15 एकम 15, 3 बचा, 15 दूनी 30 और 15 एकम 15, 121 बचा। ये k² है, ठीक है। k का मान निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 11 आएगा। k का मान हमारा कितना आ चुका है, 11 आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है। त्रिभुज की ऊंचाई यहाँ पर कितनी थी, ऊंचाई देखो यहाँ पर 6K थी, ठीक है। ऊंचाई हमारी कितनी थी, वो थी भैया 6K। तो यहाँ पर अब कितना आएगा, K का मान हमारा यहाँ पर कितना है 11, तो 6 × 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 66। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, यहाँ पर एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी था, चौड़ाई उसकी ऊंचाई की 1/3 है। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल दे रखा है और कमरे की ऊंचाई कितनी है ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर देखो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के बारे में जिक्र किया गया है। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, L, B और H, L, B और H के बीच में आप अपना संबंध बनाओगे कि क्या है भैया, एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है, तो अभी रुक जाइएगा। था चौड़ाई उसकी ऊंचाई की 1/3 है। तो सबसे पहले हम ऊंचाई को मान लेते हैं, ठीक है। चौड़ाई क्या है, उसकी ऊंचाई की 1/3 है। जब भी मैंने कहा था 1/3 है, 2/3 है, जो नीचे वाली वैल्यू होती है, जैसे कि देखो 1/3 लिखा हुआ है, नीचे वाली वैल्यू वही यहाँ पर वैल्यू मान लेना h, ठीक है। क्या दिया हुआ है, चौड़ाई उसकी ऊंचाई की 1/3 है। तो 1/3 जब हम 1/3 का निकालेंगे तो चौड़ाई हमारी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब यहाँ पर देखो लंबाई कितनी हो जाएगी, कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है। चौड़ाई हमारी b है तो लंबाई उससे दोगुना है तो 2 हो गई। अब ये देखो हमारा भैया L, B और H में संबंध बन गया है। L और B और H में मैंने ये संबंध, रेशियो का संबंध निकाल लिया है। आपको यहाँ पर दिया हुआ है यदि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2992 मीटर स्क्वायर है। अब कमरों की चारों दीवारों का क्षेत्रफल पहले तो हम अपने अकॉर्डिंग निकालेंगे, ठीक है। कमरों की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 ऑफ L + B, 2 ऑफ L + B × H होता है, ठीक है। वो दिया हुआ है यहाँ पर 2592 भैया यहाँ पर दिया हुआ है। अब उसके बाद देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 और L का मान देखो, मैंने कहा था जब भी रेशियो में दिया हो उसको पूरा पूरा मत मानना, 2K मान लो, यहाँ पर आप 1K मान लो और यहाँ पर आप 3K मान लो। तो कितना हो जाएगा भैया, 2592 हो जाएगा, 2592 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 3K हो जाएगा, 3 का यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और 6 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। 18 और ये K² हो जाएगा। और यहाँ पर देखो कितना आएगा, 2592 दिया हुआ है। अब हम K² को, यहाँ K² का मान निकालने के लिए 18 से भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 18 × 18 और 7 बचा, 18 चक्को यहाँ पर कितना होता है, 72 होता है। यहाँ पर 7 बचा, 18 चक्को यहाँ पर कितना होता है, 72 होता है। K² = यहाँ पर 144 आ गया। तो K का मान कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। K का मान यहाँ पर 12 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है, तो कमरे की ऊंचाई कितनी है, कमरे की ऊंचाई हमारे अकॉर्डिंग तो भैया 3K थी, ठीक है। कमरे की ऊंचाई मैंने 3K मानी थी। K का मान आपका 12 है तो 12 × 36, ठीक है। आपकी ऊंचाई निकल करके कितनी आ गई है, 36। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर देखो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 बचा हुआ है। इसको मैं कराने से पहले एक बात बता दूं यार, आप लोग वीडियो को देख लेते हो लेकिन चैनल को बिल्कुल भी आप लोग चैनल को यार क्यों नहीं सब्सक्राइब करते हो, ठीक है। तो अगर देखो मैं ये नहीं करना चाहता हूँ यार आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरा कंटेंट, मेरे तरीके अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, मेरी वीडियो वाकई आपके लिए हेल्पफुल है, तभी मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, अन्यथा देखो कोई बात नहीं है, ठीक है। आपको अच्छा लगे तो यहाँ पर देखो बार बार गाने से मैं आपको वीडियो में 50 बार कहूँ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। वैसे तो देखो एक बार मैं लास्ट में ही कह देता हूँ,
और उसके बाद नहीं करता हूँ। लेकिन आज थोड़ा सा मन आया, इसलिए मैंने बीच के क्वेश्चन में थोड़ा सा कह दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग भावनाओं में चले जाते हो, भूल जाते हो कि आप सब्सक्राइब करना चाहते भी हो और उसको देखते देखते भावनाओं में चले जाते हो, उसके बाद भूल जाते हो। इसलिए मैंने आपको याद दिला दिया है। अगर आपको मेरा कंटेंट, मेरे तरीके, यहाँ पर मेरा वीडियो आपके लिए वाकई हेल्पफुल लग रहा हो, ठीक है, तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसको भी हम कर लेते हैं। 7 लड़कों के शारीरिक भार कितने हैं? 70 किलोग्राम, 64 किलोग्राम, 55 किलोग्राम, इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। सभी 7 लड़कों का औसत शारीरिक भार कितना होगा? ठीक है, सभी 7 लड़कों का औसत शारीरिक भार। आप देखो, औसत निकालने के लिए, यहाँ पर एवरेज निकालने के लिए सिर्फ एक काम करते हो, ठीक है। क्या करते हो? यहाँ पर नंबर्स का योग करते हो, बटे उनकी संख्या करते हो, ठीक है। नंबर्स का योग करते हो और बटे उनकी संख्या करते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अब ये नहीं करना है। मैं आपको यहाँ पर देखो एक प्यारा सा तरीका बताऊंगा, जैसे कि 70 किलोग्राम, 64 किलोग्राम, 55 किलोग्राम, 81 किलोग्राम, ये सब दे रखा है। तो यहाँ पर आप एक ऐसा अपना एक एवरेज मान लोगे, ठीक है, जो यहाँ पर इन सबके लगभग बीच में वैल्यू होगी, ठीक है। एक कंबाइंड वैल्यू होगी, कुछ भी आप मान सकते हो। यहाँ पर मैं आपके लिए बाध्य नहीं करूंगा, आप जो मैं मान रहा हूँ वही मानो, ठीक है। मैंने देखो यहाँ पर 70 मान लिया। मैंने क्या मान लिया? एवरेज भैया पूरा टोटल सबका मिलाकर के 70 है। आप 80 भी मान सकते हो, 90 भी मान सकते हो, जो आपकी इच्छा हो, ठीक है। लेकिन आप एक साधारण सी वैल्यू मानना, 70, 80, 90 इस तरीके से मानना, क्योंकि वहाँ पर जोड़ने और घटाने में आसानी हो। नहीं आप मान लो भैया नहीं हम तो 69 मानेंगे, नहीं हम तो 79 मानेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर जोड़ना घटाना बैठना आराम से, ठीक है। तो यहाँ पर एक साधारण सी वैल्यू मान लेना। मैंने 70 मान लिया है। अब देखो यहाँ पर जो पहला नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर मैंने 70 माना हुआ है, पहली वैल्यू यहाँ पर 70 दी हुई है, तो कोई चेंज यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हमारा 70 कैंसिल हुआ। उसके बाद 64 देखो मैंने 70 एवरेज माना है, यहाँ पर ये इससे कितनी कम है? 6 कम है। उसके बाद देखो यहाँ पर नेक्स्ट वैल्यू हमारी 55 है, तो ये इससे भैया कितनी कम है? 15 कम है। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू हमारी 81 है, तो ये इससे भैया 11 अधिक है। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू 45 है, तो ये इससे हमारी देखो 25 कम है। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू हमारी कितनी है भैया? 76 है, तो ये इससे हमारी देखो 6 ज़्यादा है। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू हमारी 92 है, तो ये इससे भैया 22 ज़्यादा है, ठीक है, 22 ज़्यादा है। यही देखो इस क्वेश्चन का पूरा गेम है, यही इस क्वेश्चन का पूरा गेम है। इसी को मुझे सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पर सॉल्व भी कैसे करना है, आप लोग पूरा जोड़ने घटाने लगते हो, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर छोटा छोटा तरीके देखो कैसे आप लोग यहाँ पर कैलकुलेशन किया करो। जैसे कि देखो यहाँ पर 11 और 11 कितना हुआ? 11 6 17 हुआ। 11 6 17 प्लस के हुए, माइनस के मैंने 15 काट दिए, 2 आपका प्लस अभी यहाँ पर एक्स्ट्रा बच गया, ठीक है। यहाँ पर देखो 25 और 22 मैंने काट दिया, यहाँ पर माइनस का 3 एक्स्ट्रा बच गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 22 होता है, माइनस का 3 यहाँ पर एक्स्ट्रा है, माइनस का 3 यहाँ पर क्या बचा? माइनस का 6 बचा। इस तरीके से आप लोग सॉल्व किया करो। अब यहाँ पर देखो क्या रहा? 2 मैंने काटा, 2 यहाँ पर 3 काट दिया, यहाँ पर माइनस का 1 बचा, माइनस का 6 बचा, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया? माइनस का 7। ये सब आप लोग मन में ही कर लोगे इस तरीके से। मैं आपको लिख करके दिखा रहा हूं जिससे कि ये सब बातें आपको समझ में आ जाए। इस तरीके से आप लोग कैलकुलेशन किया करो। तो यहाँ पर देखो माइनस का भैया 7 आ गया। अब जो ये हमारा माइनस का 7 आया है, यही हमारा पूरा गेम था, इसी को हमें निकालना था। अब टोटल नंबर्स कितने थे? टोटल नंबर्स भैया 7 थे, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करोगे तो माइनस का 1 आएगा। अब पूरा निष्कर्ष हमारा निकल करके क्या आया है? माइनस का 1 आया है। तो अपने ऑल ओवर एवरेज में अब हम माइनस का 1 कर देंगे तो 69 आ जाएगा। 69 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर देखो ए, 69 kg, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की मेरी सुपर 10 की क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताओ। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स को यार सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे ऑल पे जाकर के प्रेस करना, जिससे कि अपनी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।